तो चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो आज़ादी के 77 साल बाद भी मतलब बहुत सेंसिटिव है। भारत का विभाजन ये सिर्फ इतिहास की कोई घटना नहीं है, ये करोड़ों लोगों की उनकी जिंदगी की कहानी है जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए इस पर बात करना इतना मुश्किल भी हो जाता है। भावनाएं इतनी ज्यादा हैं कि तथ्य अक्सर पीछे छूट जाते हैं। भारत में देखें तो जिन्ना को विलन माना जाता है, पाकिस्तान में नेहरू और गांधी को। सही बात है। इस बंटवारे को मतलब मुमकिन बनाया। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। और इस कहानी का एक बहुत ही अहम किरदार है मोहम्मद अली जिन्ना। कराची में जन्मे, लंदन में पढ़े लिखे वकील। लेकिन जो बात मुझे हमेशा मतलब चौंकाती है वो ये है कि जिस इंसान को आज पाकिस्तान का कायदे आज़म कहा जाता है उसकी राजनीति की शुरुआत बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष थी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो उस जमाने के मौलाना मौलवियों की राजनीति की खुलकर आलोचना करते थे। उनका रहन सहन, उनकी सोच, सब कुछ बहुत मॉडर्न था। यहाँ तक कि सरोजनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। एकता का दूत। जी। वो धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहते थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? एक एकता का दूत दो राष्ट्र सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थक कैसे बन गया? यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ जिन्ना के बदलने की कहानी नहीं है, ये पूरे भारत के बदलने की कहानी है। और इसकी पटकथा शायद अंग्रेज लिख रहे थे। हाँ, अंग्रेजों की वो फूट डालो और राज करो की नीति, वो कोई छिपी हुई बात तो थी नहीं। लेकिन इसका सबसे बड़ा, सबसे ठोस उदाहरण हमें 1905 में मिला, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का ऐलान किया। और कारण क्या दिया? कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल बहुत बड़ा है। कागज पर तो यही था, लेकिन असल मकसद तो कुछ और ही था। उन्होंने बंगाल को सीधे सीधे धार्मिक आधार पर बांट दिया। एक मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल और दूसरा हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल। एग्जैक्टली। मतलब ये भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ पर एक सोची समझी चोट थी। और इसका असर भी वैसा ही हुआ जैसा वो चाहते थे, है ना? बिल्कुल। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो जोरदार विरोध किया, लेकिन पूर्वी बंगाल के कई मुसलमानों को लगा कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रांत में शायद उनके हित ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। और बस यहीं से वो दरार पड़नी शुरू हुई। ये बहस छिड़ गई कि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है। और शायद उस वक्त आंकड़ों में भी थोड़ा दम था इस बात में। देश में मुस्लिम आबादी करीब 26% थी, लेकिन कांग्रेस में मुस्लिम प्रतिनिधि मुश्किल से 6.5%। हाँ, ये एक बहुत बड़ी खाई थी। और इसी नए बने माहौल का फायदा उठाते हुए 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उनका मकसद साफ था। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना। और उनकी पहली और सबसे बड़ी मांग थी सेपरेट इलेक्टोरेट। अच्छा, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था ये क्या था एग्जैक्टली? क्योंकि ये विभाजन की कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। देखिए, इसका मतलब था कि कुछ चुनावी क्षेत्रों को मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा, जहां सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़े हो सकते थे। ठीक है, रिजर्वेशन। हाँ, पर इसमें असली पेच ये था कि उन्हें वोट भी सिर्फ मुसलमान ही दे सकते थे। एक मिनट, मतलब एक ही मोहल्ले में रहने वाला हिंदू या सिख अपने मुस्लिम पड़ोसी के लिए वोट नहीं कर सकता था, चाहे वो उसे कितना भी काबिल क्यों ना समझे। नहीं कर सकता था। ये तो एक ही देश में दो अलग अलग राजनीतिक दुनिया बनाने जैसा है। बिल्कुल। ये राजनीतिक तौर पर विभाजन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की तरफ पहला और सबसे बड़ा कदम था। और अंग्रेजों ने 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों में इसे मान भी लिया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। 1913 में यही सेक्युलर जिन्ना कांग्रेस में रहते हुए भी मुस्लिम लीग में शामिल हो जाते हैं। हाँ, उनका मकसद था दोनों पार्टियों को करीब लाना, और वो कामयाब भी हुए। 1916 का मशहूर लखनऊ पैक्ट, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। पर यहीं एक और विरोधाभास है। इस समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को मान लिया। ये उस समय की राजनीति की मजबूरी कह सकते हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर आज़ादी की लड़ाई को एकजुट रखना चाहती थी। उन्हें लगा कि ये एक छोटी सी कीमत है बड़ी एकता के लिए। और इसी दौर में गांधी जी भारत की राजनीति में आते हैं। उन्होंने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के एक बड़े मौके के तौर पर देखा। और यहीं पर जिन्ना, जो एकता के दूत थे, वो इस नई राजनीति से मतलब असहज होने लगे। उन्हें गांधी जी का जनता को सड़कों पर उतारने का तरीका और राजनीति में धर्म का इतना ज्यादा इस्तेमाल बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो कानून और संविधान के दायरे में रहकर राजनीति करने वाले इंसान थे। वो इस धार्मिक जन राजनीति से इतने निराश हुए कि कांग्रेस और लीग
दोनों से इस्तीफा देकर लंदन चले गए। तो एक तरफ तो एकता की कोशिशें हो रही थीं, जैसे लखनऊ पैक्ट और खिलाफत आंदोलन, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर धार्मिक पहचान और ज्यादा मजबूत हो रही थी। 1915 में हिंदू महासभा बनी, 1925 में आरएसएस का गठन हुआ। माहौल तेजी से बदल रहा था। और इसी माहौल में 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष और मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल ने पहली बार उत्तर पश्चिम भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर एक अलग राज्य का आइडिया रखा। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने अलग देश नहीं कहा था, भारत के अंदर ही एक स्वायत्त राज्य की बात की थी। और पाकिस्तान शब्द वो कहाँ से आया? वो आया कैम्ब्रिज के एक छात्र चौधरी रहमत अली के पैम्फलेट नाउ और नेवर से। हालांकि उस समय जिन्ना समेत मुस्लिम लीग के बड़े नेताओं ने इसे एक स्टूडेंट का ख्याली पुलाव कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन फिर 1934 में जिन्ना भारत वापस लौटे। बिल्कुल। और ये वो पुराने वाले जिन्ना नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो एक बिल्कुल नई सोच और नए इरादे के साथ लौटे थे। उन्होंने बिखरी हुई मुस्लिम लीग को फिर से खड़ा किया और 2 नेशन थियरी यानी 2 राष्ट्र सिद्धांत की वकालत शुरू कर दी कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग-अलग राष्ट्र हैं और वो एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, यही सिद्धांत था। और इसी आक्रामक सोच के साथ मुस्लिम लीग ने 1937 के प्रांतीय चुनाव लड़े, लेकिन नतीजा उनके लिए एक बहुत बड़ा शौक था। उनकी बुरी तरह हार हुई थी। बहुत बुरी हार। कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और सबसे बड़ी बात, मुस्लिम आरक्षित सीटों पर भी कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों ने कई जगहों पर लीग को हरा दिया था। तो इस हार ने तो लीग की राजनीति ही खत्म कर दी होगी। बिल्कुल उल्टा हुआ। इस हार ने मुस्लिम लीग को और ज्यादा कट्टर और आक्रामक बना दिया। अच्छा, जिन्ना को यह समझ आ गया कि वो अभी भी भारतीय मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि नहीं है और उन्हें अपनी राजनीति को और तेज करना होगा। और फिर इतिहास ने उन्हें एक सुनहरा मौका दिया, दूसरा विश्व युद्ध। वो कैसे? जब अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं से पूछे बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया, तो कांग्रेस ने विरोध में अपनी सभी प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया। और ये मुस्लिम लीग के लिए खुली पिच की तरह था। एग्जैक्टली। कांग्रेस के मैदान से हटते ही लीग को अंग्रेजों के करीब आने और अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का भरपूर मौका मिल गया। तो कांग्रेस के इस कदम ने मुस्लिम लीग के लिए रास्ता साफ कर दिया और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और 1940 में एक ऐसा ऐलान किया जिसने भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी। जी हां, 23 मार्च 1940 लाहौर प्रस्ताव। इसमें मुस्लिम लीग ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर एक अलग संप्रभु देश पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पास किया। जो बात कल तक एक छात्र का सपना लगती थी, वो अब भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सच बन चुकी थी। दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ। ब्रिटेन भले ही जीत गया, लेकिन आर्थिक रूप से वो बुरी तरह टूट चुका था। हाँ, अब उनके लिए भारत पर राज करना मुमकिन नहीं था। उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन सवाल वही था, सत्ता किसे सौंपी जाए, कांग्रेस को या मुस्लिम लीग को? ये तय करने के लिए 1946 में फिर से चुनाव हुए। और इन चुनावों को एक तरह से पाकिस्तान पर जनमत संग्रह माना जा रहा था। और नतीजों ने सब कुछ साफ कर दिया। बिल्कुल साफ कर दिया। कांग्रेस ने सामान्य सीटें तो जीती, लेकिन मुस्लिम आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग ने एक तरह से तूफान ला दिया। उन्होंने 90% से ज्यादा मुस्लिम सीटें जीत लीं। इसका मतलब साफ था, मुस्लिम लीग ने यह साबित कर दिया था कि भारत के ज्यादातर मुसलमान अब उनके साथ हैं और पाकिस्तान की मांग को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल। अब अंग्रेजों ने भारत को एकजुट रखने की एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा। इसमें क्या था? इसमें एक बहुत ही कमजोर केंद्र वाली त्रिस्तरीय संघीय सरकार का प्रस्ताव था। मतलब प्रांतों को बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए थे। तो एक पल के लिए ऐसा लगा होगा कि शायद बंटवारा टल सकता है। क्या जिन्ना इस प्लान के लिए राजी थे? हाँ, ये सबसे चौंकाने वाली बात है। शुरुआत में जिन्ना मान गए थे। उन्हें लगा कि इस व्यवस्था में उन्हें वो स्वायत्तता मिल जाएगी जो वो चाहते हैं। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई जब कांग्रेस ने इसमें कुछ बदलावों की मांग की। नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि कांग्रेस संविधान सभा में अपनी मर्जी से बदलाव कर सकती है। बस जिन्ना को लगा कि उनके साथ धोखा हो सकता है और वो प्लान से पीछे हट गए। और यहीं से हालात बेकाबू होने शुरू हो गए। बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए। हाँ, और जिन्ना ने ऐलान किया कि अगर उनकी मांगे शांति से नहीं मानी गईं तो वो डायरेक्ट एक्शन लेंगे। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। कहा तो गया था कि ये एक शांतिपूर्ण हड़ताल होगी, लेकिन वो इसका ठीक उल्टा। कलकत्ता में भयानक दंगे भड़क उठे। द ग्रेट कलकत्ता किलिंग। हाँ, 3 दिनों के अंदर हजारों लोग, हिंदू और मुसलमान, मारे गए। और ये आग सिर्फ कलकत्ता तक नहीं रही,
ये नोआखली, बिहार, पंजाब धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई और अगले 1 साल तक भारत दंगों की आग में जलता रहा। तो इस भयानक खून खराबे ने उसने वो काम कर दिया जो राजनीतिक दलीलें नहीं कर पा रही थीं। हाँ, इसने कांग्रेस के उन नेताओं को भी विभाजन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो अब तक इसके सख्त खिलाफ थे। मतलब पटेल और नेहरू जैसे नेताओं को भी। हाँ, उन्हें भी लगने लगा था कि एक लगातार चलने वाले गृह युद्ध से बेहतर है कि बंटवारा स्वीकार कर लिया जाए। उन्हें लगा कि इस मारकाट को रोकने का शायद यही एक आखिरी रास्ता बचाए। इसके बाद सत्ता हस्तांतरण में तेजी लाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। हाँ, उन्होंने आते ही ऐलान कर दिया कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। लेकिन हालात इतने खराब थे कि उन्होंने इस तारीख को 10 महीने पहले कर दिया, 15 अगस्त 1947। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा हुई। और भारत और पाकिस्तान के निर्माण पर आखिरी मोहर लग गई। और फिर आया बंटवारे का सबसे दर्दनाक और बेतुका हिस्सा, सीमा का निर्धारण। और ये काम एक ब्रिटिश वकील सिरिल रैडक्लिफ को सौंपा गया। हाँ। क्या कह रहे हैं, मतलब जिस आदमी ने करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला करने वाली लकीर खींची, वो भारत के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। ये तो किसी भद्दे मजाक जैसा लगता है। ये मजाक नहीं बल्कि हकीकत थी। रैडक्लिफ इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे। उन्हें भारत की संस्कृति, भूगोल, किसी चीज की समझ नहीं थी। तो फिर उन्होंने सीमा खींची कैसे? उन्हें कुछ पुराने नक्शे और जनगणना के आंकड़े दिए गए और सिर्फ 5 हफ्तों में 2 देशों के बीच हजारों किलोमीटर लंबी सीमा खींचने का काम दे दिया गया। और नतीजा जाहिर है बहुत ही भयानक रहा होगा। बहुत भयानक। कई गांव आधे आधे कट गए, किसी का घर भारत में रह गया तो खेत पाकिस्तान में। और जब 17 अगस्त 1947 को, यानी आजादी के 2 दिन बाद, इस सीमा की आधिकारिक घोषणा हुई, तब तक तो लोगों को पता भी नहीं था कि वो भारत में है या पाकिस्तान में है। बिल्कुल। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे हिंसक पलायन था। अनुमान है कि लगभग 10 से 20 लाख लोग मारे गए। हाँ, और करोड़ों लोग बेघर हुए। औरतों के साथ जो हुआ वो बयान नहीं किया जा सकता। एक देश से दूसरे देश लाशों से भरी ट्रेनें भेजी जाती थीं। और ये बंटवारा सिर्फ जमीन और लोगों का नहीं था। सरकारी दफ्तरों की मेज, कुर्सियां, टाइपराइटर्स, यहाँ तक कि पुलिस बैंड के बाजे तक बांटे गए। हाँ, हर चीज का बंटवारा हुआ। तो आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है, विभाजन किसी एक व्यक्ति की जिद या किसी एक पार्टी की गलती या किसी एक घटना का नतीजा नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये दशकों की ब्रिटिश नीतियों, भारतीय नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, बढ़ते हुए आपसी अविश्वास और धीरे धीरे समाज में घोले गए सांप्रदायिक जहर का एक बहुत ही दुखद परिणाम था। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है। एक तरफ जिन्ना का 2 राष्ट्र सिद्धांत ये कहता था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन दूसरी तरफ वो पूरे पंजाब और पूरे बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे, जहां एक बहुत बड़ी हिंदू और सिख आबादी थी। एग्जैक्टली। वो चाहते थे कि ये हिंदू और सिख पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बनकर रहें। ये तो उनके अपने ही सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, और यही विरोधाभास पाकिस्तान की मांग के पीछे की असली मंशा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता